वेलकम टू फार्मा नर्ड। आज जिस ड्रग पर हम वीडियो बनाएंगे वो है एमिट्रिप्टिलीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल भी पूछ सकते हैं, और आपके पास कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। ये हमारी पैलेटिव केयर की पहली वीडियो होगी। इससे पहले मैंने लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक और प्री मेडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, उसके अलावा एनसेड्स और ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है। और मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ ये नेशनल एसेंशियल लिस्ट जो कि ड्रैब ने जारी किया है उसके मुताबिक उसके अंदर जो कंटेंट वाइज या टॉपिक वाइज ड्रग्स हैं उनके उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तलहा मिराज है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ड्रग का नाम एमिट्रिप्टिलीन, ये ड्रग का केमिकल नेम, और ये नीचे ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर। ये ड्रग ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ड्रग का मोलिकुलर फार्मूला C20H23N। ड्रग का मोलिकुलर वेट 277.4 ग्राम पर मोल। ड्रग कैटेगरी एंटी डिप्रेसेंट, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और अब बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की। तो जो एमिट्रिप्टिलीन हाइड्रोक्लोराइड है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और ये वाइडली यूज होता है न्यूरोपैथिक पेन के अंदर, न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। और ये सर्टन जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट करता है, ब्रेन के ऊपर, जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। और साथ में ये माइग्रेन के अंदर भी यूज होता है, और इसको FDA ने 1977 के अंदर अप्रूव किया था। और ये सैंडोज जो कंपनी है वो उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। अगर कंटेंट की बात की जाए तो ये टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म के अंदर आता है 10 mg, 25 mg और 50 mg। लेकिन दुनिया के अंदर ये 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 75 mg, 150 mg और 200 mg तक की टैबलेट्स और कैप्सूल अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 10 mg, 25 mg और 50 mg की ही डोजेज फॉर्म, टैबलेट डोजेज फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल है। फार्माकोलॉजी, एमिट्रिप्टिलीन जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। और एमिट्रिप्टिलीन जो है वो रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रीन जो कि नोरएड्रेनालिन भी है, और सेरोटोनिन जो है उसकी प्री साइनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर इसकी जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं, जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं उसमें नोरेपिनेफ्रीन और सेरोटोनिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। और ड्यू टू द कांस्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर, यानी कि इनकी जो सी कांस्टेंट स्टिमुलेशन होती है एमिट्रिप्टिलीन, इन रिसेप्टर्स की कांस्टेंट स्टिमुलेशन, क्योंकि इसमें नोरेपिनेफ्रीन भी होता है और सेरोटोनिन भी होता है, ये डीरेगुलेशन कर देता है एडिनर्जिक और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की, जो कि एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी के अंदर हेल्पफुल होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली नोरेपिनेफ्रीन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और एंटीकोलिनर्जिक। एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरल एब्जॉर्प्शन रैपिड है, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी 30 to 60% है ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट। और इसकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो हाई, जो उसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 2 से 12 घंटे के अंदर हाई अचीव कर लेती है, मोस्टली ओरल और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये ओरल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, अभी तक इंट्रामस्कुलर फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे। अब बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली प्रोटीन बाउंड है, और 95% तक ये प्रोटीन बाउंड है, प्रोटीन और सेल्स टिश्यूज के साथ बाउंडिंग इसकी होती है। अगर हम इसकी बात करें मेटाबॉलिज्म की तो ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है, और इसका जो एक मेजर मेटाबोलाइट है वो नोरट्रिप्टिलीन है, और यूरिन के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। अबाउट 18% यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, स्मॉल अमाउंट फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होती है। अगर इसका बायोफार्मास्यूटिक्स की बात की जाए तो रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन है, और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 16 लीटर पर केजी इंट्रावीनस है, और क्लियरेंस जो है वो 39.45 लीटर प्लस माइनस 10 लीटर पर आवर है, और इसकी जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो 2 to 27 आवर्स होती है। इंडिकेशन में बात की जाए तो इसकी इंडिकेशन है डिप्रेशन, पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया, माइग्रेन प्रोफ्लेक्सिस, ईटिंग डिसऑर्डर्स और एनाल्जेसिक
एनाल्जेसिया फॉर क्रोनिक पेन। अगर हम इसकी सर्विस लेवल कैटेगरी की बात की करें तो ये टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है और ये शेड्यूल डी ड्रग आती है पंजाब ड्रग रूल्स की। इसका मतलब है इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की। जो अडल्ट है उसके अंदर इसकी डोजेज डिप्रेशन के केस में आउटपेशेंट उनको कहते हैं कि जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट ना हो, 25 to 50 mg पर ओरल एचएस। एचएस का मतलब होता है जब आप बेड टाइम पे होते हैं, जब आप सोने लगते हैं तब इनिशियली दी जाती है। उसके बाद इसकी 25 mg डोज को 25 mg और इंक्रीज किया जाता है, यानी कि इसके अंदर 25 का 50 mg भी कर सकते हैं आफ्टर एवरी 5 to 7 डेज। और इसकी जो टोटल डोज आप मैक्सिमम दे सकते हैं वो 100 to 200 mg पर डे के हिसाब से आप इसकी डोज दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी डोज को इस तरह करेंगे तो फिर आपको इसकी डिवाइडेड डोज देनी होगी। और आप इसकी जो सी डोज है वो इनिशियल आप उसकी डोज अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो आप 300 mg पर डे तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो इन पेशेंट है, इन पेशेंट का मतलब है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उनमें 100 mg to 300 mg पर ओरल आफ्टर एवरी डे भी इसकी डोज दी जा सकती है। अगर पोस्ट हार्पेटिक न्यूरल्जिया की बात की जाए तो 65 to 100 mg पर ओरल आफ्टर एवरी डे फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स। माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस की बात की जाए तो इसमें 10 to 15 mg पर ओरल बेड टाइम, और ये 10 mg से लेके 400 mg तक भी इसकी डोज दी जा सकती है। और अगर हम इसकी ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें तो 150 mg पर ओरल एचएस फॉर 8 वीक्स। पीरियड्स के अंदर अगर हम बात करें तो एडोलेसेंट के अगर बच्चों को पीरियड्स को डिप्रेशन है तो एडोलेसेंट्स के अंदर इसकी जो इनिशियल डोज है वो 25 to 50 mg पर डे पर ओरल इन डिवाइडेड डोज है। और इसको ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर सकते हैं 100 mg पर डे तक डिवाइडेड डोज के अंदर। और जो चाइल्ड्स हैं फर्स्ट 3 डेज उसमें 1 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इसको दी जा सकती है डिवाइडेड। और हर 8 घंटे के बाद, यानी कि दिन में आप इसको 3 बार दे सकते हैं। पहले 3 दिन के अंदर, फर्स्ट 3 डेज के अंदर 1 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड डोज देंगे हम, और ये 8 आवर्ली इसको देंगे, यानी कि दिन में 3 बार देंगे पर ओरल। और उसके बाद जो है वो 1.5 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड डोज देंगे 8 आवर्ली पर ओरल। अगर एनाल्जेसिया फॉर क्रोनिक पेन की बात की जाए तो इसकी जो लोडिंग डोज होगी वो 0.1 mg पर केजी पर ओरल होगी एचएस, यानी कि रात को सोते टाइम। और इसकी जो डोज है वो बाद में इंक्रीज कर दे। अगर पेशेंट टॉलरेंट हो जाता है तो उसकी डोज को 2 to 3 वीक्स के बाद अगर पेशेंट टॉलरेंट हो जाता है तो इसकी डोज की मेंटेनेंस डोज जो होगी वो 0.5 mg to 2 mg पर केजी पर ओरल बेड टाइम। और इसकी अगर हम माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस की बात करें तो 0.25 mg पर केजी पर डे पर ओरल एचएस, और इसकी डोज भी इंक्रीज की जा सकती है 0.25 mg पर केजी पर डे। लेकिन इसकी जो टोटल डोज है वो 1 mg पर केजी पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो डोज रेंज है वो 0.1 to 2 mg पर केजी पर डे के हिसाब से होगी। और इसकी जो डोज है टोटल डोज वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 mg पर केजी पर डे और 75 mg पर डे की डोज से। और इसकी जो सी डोज है वो अगर डोज वो लेस देन होनी चाहिए 1 mg पर केजी पर डे, और डिवाइडेड डोज जो इसकी हो वो 12 आवर्स हो, यानी कि 12 आवर्स के बाद आपने इसको देनी है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है डोज रेंज वाला, ये मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0.1 to 2 mg पर केजी पर डे इसकी डोज होनी चाहिए, और इसकी डोज जो है वो यानी कि ये इसकी डोज रेंज है 0.1 mg से लेके 2 mg पर केजी पर डे तक इसकी डोज हो सकती है। और इसकी जो मैक्सिमम डोज है या इससे ज्यादा जो डोज एक्सीड ना हो वो 2 mg पर केजी पर डे है। और जो टोटल डोज आप एक दिन में दे सकते हैं वो 75 mg पर डे है। और इसी तरह इसकी जो डोज है वो 1 mg पर केजी पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसको डिवाइडेड डोज के अंदर आपने देना है 12 आवर्स के अंदर। तो ये काफी टेक्निकल इशू बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। और उसके बाद अगर हम जेडियाट्रिक्स की बात करें, जो बुजुर्ग होते हैं, ये बड़े पेशेंट होते हैं, उसमें जो इसकी डोज होती है डिप्रेशन में वो 10 to 15 mg पर ओरल एचएस होती है, और इसकी डोज को इंक्रीज किया जा सकता है
एवरी वीक 10 to 25 mg का इंक्रीमेंट हो सकता है और इसकी जो डोज रेंज होगी वो 25 to 150 mg पर डे की हो। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, एक्यूट रिकवरी फेज इन मायोकार्डियल इंफेक्शन है, और उसके अलावा कॉन्करेंट यूज विद सीसाप्राइड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद 14 डेज ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं उसके साथ है, और लिंजोलाइड या आईवी मेथाइलिन ब्लू भी यूज हो तो उसके साथ में फिर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो, और इसको फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं इससे, और इसके साथ आपने इसकी जो सीएनएस टॉक्सिसिटी है उसको भी मॉनिटर करना है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, तो बोल मैरो सुप्रेशन रिपोर्ट हुआ है। उसके अलावा जो नैरो एंगल ग्लूकोमा है वो रिपोर्ट हुआ है। सिडेशन और इम्पेयर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज, और इसकी जो पीक्यू इंटरवल है वो इससे इफेक्ट होता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी है, और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो भी इंक्रीज हो सकता है, या मीनिया भी इंक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा जो क्लिनिकल वर्सिंग है उसके अंदर सुसाइडल एडिएशन यानी कि खुदकुशी के ख्यालात आ सकते हैं डिस्पाइट ऑफ मेडिकेशन। जो 14 साल से लेके और यंग लोग हैं यानी कि जो 18 to 24 ईयर्स के लोग हैं, अगर वो ये यूज करते हैं तो इनको ये ध्यान से यूज करने चाहिए, क्योंकि इससे जो सुसाइडल एडिएशन है वो भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की, तो जो इसकी लोएस्ट टॉक्सिक पब्लिश डोज है इन मैन वो है 714 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, और अगर कोई इंजेक्शन ऑफ 75 mg और 750 mg और मोर बाय एन एडल्ट में रिजल्ट इनटू सीवियर टॉक्सिसिटी। तो अगर कोई इंसान 750 mg की डोज या इस अमाउंट के अंदर ये ड्रग को इनहिबिट कर सकते यूज करता है और खाता है तो फिर उसको सीवियर टॉक्सिसिटी होगी। इसके जो टॉक्सिसिटी साइंस है, abnormally low blood pressure, confusion, convulsions, dilated pupil, eye problem, disturb concentration, hallucination, drowsiness। एंटीडोट अगर इनिशियल फेज है तो उसके अंदर हम एक्टिवेटेड चारकोल अब्सॉर्ब करेंगे जो कि इसको अब्सॉर्ब कर लेगा टीसीए को, और उसके बाद उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो हम इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे जो कि एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ये डिक्रीज कर देता है। जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि पीक्यू कर्व जो सी है वो लॉन्ग हो जाती है, क्यूटी कर्व जो सी है वो लॉन्ग हो जाती है, क्यूटी इंटरवल इसके टीसीए की पॉइजनिंग की वजह से और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो उसको फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कम कर देता है। प्रेगनेंसी के कैटेगरी की बात करें तो प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है, इसलिए इसको यूज विद क्वेश्चन करना चाहिए, हमें क्वेश्चन ध्यान के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है तो हम बेहतर यही है कि हम इसे अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है मिल्क ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, इसलिए अवॉइड करनी चाहिए लैक्टेशन। अगर हम इसकी ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो 641 इसके टोटल ड्रग इंटरेक्शन है, 119 मेजर ड्रग इंटरेक्शन है, 495 मॉडरेट ड्रग इंटरेक्शन है, 27 माइनर ड्रग इंटरेक्शन है। एसिटालोप्राम, सिराटालीन और डुलोक्सिटीन जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एंजाइटी, एनोरेक्सिया, डिजीनेस, ड्राई माउथ, ईसीजी चेंजेस, इयोसिनोफिलिया, हाइपरटेंशन और इंक्रीज एलएफटीज, यानी कि जो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट की वैल्यूज है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो पाकिस्तान में अमाइलिन जो कि सीजर इंटरनेशनल का ब्रांड है, और ट्रिप्टानोल जो कि ओबीएस का ब्रांड है, और एमिट्रीन और एमीटीन जो कि ग्लिट्स का ब्रांड है, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। और इसके अगर हम रेफरेंसेस की बात करें, ये मैंने डाटा सारा कहाँ से कलेक्ट किया तो humanmedscape.com, ड्रग्स बैंक, पबकैम और फार्मा गाइड से डाटा कलेक्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।